जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मेटालिक सॉलिड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स हम ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जो हार्ड होते हैं, जिनकी स्पेसिफिक शेप होती है, वो रिजिड होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनके एटम्स की अरेंजमेंट को देखें तो एटम्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? सॉलिड्स कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक सॉलिड्स का। तो मेटल्स स्टूडेंट्स हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें कि जो हमारे कॉइन्स हैं, करेंसी कॉइन्स हैं, ये किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। इसी तरह से हम यूटेंसिल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं सिल्वर स्टील के, जो कि बेसिकली मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम ज्वेलरी में भी बहुत ज़्यादा मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे चांदी है जिसे हम सिल्वर कहते हैं, गोल्ड है, सोना है, ये तमाम मेटल्स जो हैं ये ज्वेलरी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि मेटालिक सॉलिड्स, इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें, यहाँ पर मेटालिक सॉलिड्स में हमने कहा कि एटम्स जो हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये इन एटम्स के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन्हें एक दूसरे से क्लोज रख रही है, ठीक है। क्योंकि मेटल्स हम कहते हैं बेसिकली प्योर एटम्स होंगे कि एलिमेंट के प्योर एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एल्यूमिनियम मेटल की बात की है तो ये तमाम के तमाम एटम्स जो हैं किसके हैं? एल्यूमिनियम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई केस नहीं है। हम अगर रिवाइज करें तो हम लास्ट लेक्चर में किस तरह की बॉन्डिंग्स पढ़ चुके हैं। हमने स्टडी किया था आयनिक बॉन्ड, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि मेटालिक सॉलिड्स में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके लिए हम रिवाइज करेंगे। आयनिक बॉन्ड हमने स्टडी किया था कि स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन बन जाता है और एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन बन जाता है। अगर हम मेटल्स के केस में देखें क्या आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है? तो स्टूडेंट आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर तमाम एटम जो हैं एल्यूमिनियम के ही हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तब बनते थे जहां पर एक एटम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा कम होती थी, या आप कह लें कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती थी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था, ठीक है। और नॉन मेटल्स के केस में वहां पर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते थे। यानी दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मौजूद थे जो आयनिक बॉन्ड बनाते थे। यहाँ पर तो सारे एटम्स सेम है, तो आयनिक बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेकेंड, अगर हम बॉन्ड की बात करें जो हम लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स क्या था? हमने पढ़ा था कि जब दो एटम्स आपस में अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये दोनों आपस में अपनी वैलेंस शेल को शेयर करते हैं टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, वो बेसिकली आप कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के इन बिटवीन होगी। तो स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन से फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मेटालिक सॉलिड्स कैसे सॉलिड्स होते हैं। दो सॉलिड्स इन विच एटम्स of an element are held together by metallic bond is called, या are called, क्योंकि हमने दोस्त लिखा है, are called metallic solids, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने मेटालिक सॉलिड्स की डेफिनेशन दी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने बात की है मेटालिक बॉन्ड की, और अभी हमने कहा था कि मेटल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो किस तरह से? उसके लिए हमें मेटालिक बॉन्ड को डिफाइन करना पड़ेगा कि मेटालिक बॉन्ड क्या है। मेटालिक बॉन्ड इज द force of attraction
present between metal cation and number of free electrons within its sphere of influence is called metallic bond. जी स्टूडेंट्स, मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेटल्स के अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज्ड होंगे कि एटम्स उनकी फिक्स पोजीशंस होगी इन देयर क्रिस्टल लैटिस और मेटल्स जो हैं वो न्यूट्रल एटम के तौर पे यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, मेटालिक कैटाइंस है। कैटाइंस का क्या मतलब है कि दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज और इन पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो अट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। फिर ये किस तरह से तमाम पॉजिटिवली चार्ज एटम्स जो हैं वो एक क्रिस्टल लैटिस में किस तरह से पैक हैं। तो मेटालिक बॉन्ड हमें एक्सप्लेन करता है कि ये मेटालिक कैटाइंस जो हैं इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूं ये क्या है, डीलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द कैटाइन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, दैट इज द मेटालिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आता है कि ये अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है कि एक ही तरह के एटम्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएं और उनके दरमियान जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ये कैसे पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को या इस मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आई। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने तरीके से अपनी सोच के मुताबिक मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उन थ्योरीज को अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज आती हैं। पहली थ्योरी हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, जिसे इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे स्टूडेंट्स हम वीबीटी भी कहते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 3 थ्योरीज थी जो मेटालिक सॉलिड्स के दरमियान जो मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज की गई। आइए स्टूडेंट्स हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये थ्योरीज हमें किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं कि मेटालिक सॉलिड्स के अंदर किस तरह से मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट थ्योरी की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी और पूल थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी का नाम भी इसको दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी और इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी ये फर्स्ट प्रपोज की थी ड्रूड ने और इसको फर्दर जो है एक्सटेंड किया था लॉरेन ने 1923 में। ठीक है, उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के जरिए मेटालिक बॉन्ड एक्सप्लेन करने चाहा और वो क्या कहते हैं कि मेटालिक सॉलिड्स में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो लोकलाइज्ड हैं, क्योंकि सॉलिड्स में एटम्स जो हैं वो क्रिस्टल लैटिस में अपनी फिक्स पोजीशन पर मौजूद होते हैं। अब वो हमें ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये जो एटम्स हैं ये क्या करते हैं, ये इनकी जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या आप कह लेंगे वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ठीक है, तमाम एटम्स जो एक मेटल क्रिस्टल के अंदर मौजूद हैं वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और खुद उनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये वैलेंस शेल जो है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्री हो जाते हैं इस तरह से। इन बिटवीन द मेटल कैटाइंस ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मौजूद होंगे। ठीक है, ये सब के साथ हम चेंज कर देते हैं कि अब ये वैलेंस शेल का पार्ट नहीं रहेंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे इस तरह से। अब स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है कि जब मेटल्स क्रिस्टल लैटिस में मौजूद हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से क्या हुआ है, उन्होंने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज कर दिए हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मेटल कैटाइंस बन गए हैं। अब ये जो लूजली अटैच्ड या आप कह लें कि फ्री डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पूरे लैटिस में मूव कर रहे होते हैं, फ्री मोशन होती है इनकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही है कि जैसे स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे कहूं कि गोल्फ बॉल्स अगर आपने देखी होंगी वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, अगर मैं एक कंटेनर में गोल्फ बॉल्स को लूं और मैं उनके अंदर क्या डाल दूं, पानी, वाटर ऐड करूं, ठीक है, तो वाटर ऐड करते ही क्या होगा स्टूडेंट्स, ये गोल्फ बॉल्स जो हैं ये अरेंज हो जाएंगी, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएंगी सरफेस के ऊपर। ठीक है, और इनके दरमियान क्या मौजूद होगा, पानी। ठीक है, इनकी बाउंड्रीज पे क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। ये स्टूडेंट्स ये सरफेस की बात करें, क्योंकि ये बॉल्स हैं ये सिंक नहीं कर सकती, तो ये सरफेस पे इस तरह से एक स्पेसिफिक पैटर्न में फ्लोट करना शुरू कर देंगी और इनके दरमियान जो स्पेस होगी वहां क्या मौजूद होगा, पानी मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें क्रिस्टल लैटिस से कंपेयर करें तो ये गोल्फ बॉल्स जो हैं ये क्या हैं, मेटल के एटम्स हैं और इनके दरमियान जो पानी है वो अब आप देखेंगे वो हर तरफ मौजूद होगा, हर एटम को सराउंड कर रहा होगा। तो ये जो पानी है ये क्या यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेटल के एटम्स हैं दे आर बेसिकली इमर्स्ड इन द पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है, एक तो हमने कहा कि मेटल्स एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज करेंगे, उसकी वजह ये है कि मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, वो इजीली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो लूज इलेक्ट्रॉन है अब ये किस एटम का पार्ट है, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला जो एटम है इसके सामने जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी का हिस्सा है, ये किसी और के साथ कोई लिंक नहीं रख रहा, तो स्टूडेंट्स ये बात गलत होगी। अब ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ये ओवरऑल पूरे क्रिस्टल लैटिस में मूव कर रहे हैं और ये पूरे क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है, ये किसी स्पेसिफिक एटम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये पूरे क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है, ये किसी सिंगल एटम का पार्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक पूल की तरह मौजूद है या गैस की तरह पूरे क्रिस्टल लैटिस में फैले हुए हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स हम इस थ्योरी को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। ठीक है, याद रहे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ये ग्लू का काम कर रहे हैं कि बेसिकली मेटल कैटाइंस को अपने साथ अटैच किया हुआ है इन इलेक्ट्रॉन्स ने। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, कभी भी पॉजिटिव आयंस एक दूसरे से इतने ज्यादा क्लोज नहीं रह सकते क्योंकि इनके ऊपर सेम चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एज अ ग्लू एक्ट कर रहा है और ये ग्लू आपको पता है स्टिक कर जाती है, दो चीजों को जोड़ देती है। तो इसी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से एटम्स जो हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और इनकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात थी इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी की। एक और थ्योरी हमें प्रपोज की गई फॉर एक्सप्लेनिंग द मेटालिक बॉन्ड, दैट वाज वीबीटी। वीबीटी स्टूडेंट्स प्रपोज की थी लुइस पॉलिंग ने। अकॉर्डिंग टू लुइस पॉलिंग उसने कहा था कि मेटालिक बॉन्ड
बेसिकली मेटल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है दैट इज एसेंशियली कोवेलेंट इन कैरेक्टर। उसने क्या कहा था? कोवेलेंट इन कैरेक्टर है मेटालिक बॉन्ड, लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है दैट इज नॉट लोकलाइज्ड, वो क्या है? डीलोकलाइज्ड है। और उसने किस तरह से एक्सप्लेन किया था कि अगर हम इथीन की एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये तो लोकलाइज्ड है, ठीक है, ये प्रॉपर कोवेलेंट इन कैरेक्टर है, लेकिन जो सेकंड बॉन्ड है इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जो p ऑर्बिटल्स हैं हम बेसिकली कहते हैं कि आपस में इस तरह से मर्ज हो जाते हैं और डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल बन जाता है जिसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एक क्लाउड सा अपीयर हो जाता है इस तरह से। अगर हम CH2 का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बेसिकली डीलोकलाइज्ड सा है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप बेंजीन के केस में भी देखें, बेंजीन क्या है? 6 कार्बन है, ठीक है, और 6 कार्बन्स में ये 3 डबल बॉन्ड्स हैं। हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं, मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक ही पोजीशन पे नहीं रहते, ये पूरे रिंग में मूव करते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड रहते हैं। इस वजह से बेंजीन के अंदर हम एक सर्कल सा ड्रॉ कर देते हैं कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक पोजीशन पे नहीं रहेंगे, पूरे स्ट्रक्चर में शेयर होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो एक में हमने 2 कार्बन एटम्स की बात की और एक हमने बात की 6 कार्बन एटम्स की, लेकिन स्टूडेंट्स VBT क्या कहती है कि यहाँ पर मेटल एटम्स में या मेटल के क्रिस्टल लैटिस में 2 या 6 एटम्स तो प्रेजेंट नहीं होंगे, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो वो थाउजेंड्स ऑफ एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी तरह से डीलोकलाइज्ड होंगे। और मेटालिक बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? दैट इज कोवेलेंट इन कैरेक्टर बट नॉट लोकलाइज्ड। ये VBT के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमें एक्सप्लेनेशन मिली थी। और थर्ड थ्योरी हमारे पास आई थी दैट इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी है ये लेटेस्ट थ्योरी है, आप कह लेंगे फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो मेटल के एटम्स हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है जब ये एक दूसरे से क्लोज होते हैं तो इनकी जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट शेल। अगर मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करूं तो स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 13 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं मेंशन करूं, हम बेसिकली वैलेंस शेल देखना चाह रहे हैं 2p6 3s2 एंड 3p1, ठीक है। और ये जो थर्ड शेल है दैट इज द वैलेंस शेल, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब मेटल एटम्स एक दूसरे से क्लोज आते हैं तो ये जो इनकी वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, ये एक एटम जो है अपने नेक्स्ट नेबरिंग एटम के साथ अपनी वैलेंस शेल को मर्ज कर लेता है, ठीक है, ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है। इस ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। जब मेटल एटम सिंगल होगा तो उसका एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, लेकिन जब 2 मेटल एटम जो है कंबाइन होंगे यानी वो अपना वैलेंस शेल शेयर करेंगे तो क्या है उसके अगेंस्ट आप देखें 2 एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स 3 एटम्स मेटल एटम्स जब कंबाइन करेंगे वैलेंस अपना शेल शेयर करेंगे तो 3 एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो गए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स मेटालिक लैटिस में आपको पता है कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। जब वो तमाम के तमाम अपने वैलेंस शेल को शेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स क्रिएट होंगे। ये एनर्जी लेवल्स के दरमियान स्पेस इस कदर कम है कि अब हमें एनर्जी लेवल्स नहीं बल्कि एक एनर्जी बैंड नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स फर्दर आप सोडियम एटम में ये देखें एनर्जी बैंड्स देख सकते हैं, 1s का है, 2s का है, इसी तरह 2p और 3s जो कि वैलेंस शेल है तो ये इसका एनर्जी बैंड्स है, ठीक है। तो 3s जो हमारी वैलेंस शेल है इसे हम सोडियम एटम का क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड कहेंगे।
स्टूडेंट्स, बैंड थ्योरी में मेटल्स के अंदर 3 बैंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके सामने है, दैट इज द वैलेंस बैंड, और उसके बाद क्या है, फॉरबिडन बैंड जिसे फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, और थर्ड बैंड कौन सा है, कंडक्शन बैंड। स्टूडेंट्स, अब मेटल्स में होता क्या है कि ये जो वैलेंस शेल या वैलेंस बैंड होता है कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप है, ठीक है। ये बैंड थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है कि वैलेंस शेल और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेटिस के अंदर, मेटालिक लेटिस के अंदर क्या है, डीलोकलाइज्ड हैं, फ्री टू मूव है। हम इसमें मेटालिक लेटिस को थोड़ी सी भी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो कि कंडक्शन बैंड बिल्कुल ओवरलैप हुआ है उसमें शिफ्ट होके कंडक्शन कर सकेंगे, ठीक है। मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर्स हमारे पास हैं। सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप उन्हें हीट प्रोवाइड करें या कोई एनर्जी सप्लाई करें तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप देखेंगे सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड जो है और कंडक्शन बैंड, इनके दरमियान गैप है, ठीक है, फॉरबिडन गैप है, जो कि इसका क्या मतलब है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं आसानी के साथ कंडक्शन बैंड में ट्रेवल नहीं हो सकते। जबकि इंसुलेटर्स में देखें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, फॉरबिडन बैंड जो है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। इट्स मीन कि इंसुलेटर्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट नहीं हो सकते। यही वजह है कि इंसुलेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्शन नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर्स को हम थोड़ी बहुत हीट प्रोवाइड करके उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई करके एक्साइट कर सकते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएं, और इस तरह से स्पेशल कंडीशंस में सेमीकंडक्टर्स जो हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, बैंड थ्योरी ने इस तरह से हमें एक्सप्लेन किया मेटल्स के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसके दोनों ओवरलैप हैं। इट्स मीन कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होंगे, फ्री टू मूव है, थोड़ी सी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी के साथ कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे और मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट बैंड थ्योरी। अब फर्दर हम मेटल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो कम ऑन टू द व्हाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक क्रिस्टल में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अभी हमने बात की थी पूल थ्योरी में, हमने पूल थ्योरी में क्या स्टडी किया था कि मेटल्स के अंदर या मेटल्स लैटिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस वो फ्रीली मूव करते हैं, वो किसी एक एटम के साथ अटैच नहीं रहते, वो पूरे क्रिस्टल लैटिस का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन बेसिकली क्या होती है, मूवमेंट ऑफ चार्ज। जब स्टूडेंट्स हम मेटल एटम्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम देखते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल कैटाइंस हैं और इनके दरमियान क्या मौजूद होंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई यहाँ पर है इस तरह से, और ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पूरे क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है, ठीक है, फ्री टू मूव है। जब स्टूडेंट्स हम इस मेटालिक क्रिस्टल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, तो करंट इज बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एंटर होते हैं तो ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी मूव करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से दूसरे टर्मिनल से फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इन डीलोकलाइज्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन पे। अगर स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि ये एटम्स जो हैं मेटल कैटाइंस जो पहले अपनी पोजीशंस पर फिक्स थे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हो रहा है कि मेटल कैटाइंस जो हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो गए हैं। इन मेटल कैटाइंस की वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मूवमेंट जो है वो हिंडर हो रही है, ठीक है, यानी वो जिस फ्लो से पहले मूव कर रहे थे अब वो इस फ्लो से मूव नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है
हाई टेम्परेचर पे एक मेटल क्रिस्टल में से कम पास होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इलेक्ट्रिक कंडक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी मेटल्स की, दैट इज मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर क्या होता है, बेसिकली शाइनी सरफेस ऑफ मेटल, यानी जब आप एक मेटल को कट करेंगे तो उसकी जो सरफेस है वो शाइनी फील होती है। उसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब अगर हम इसको मेटल स्ट्रक्चर कंसिडर करें या क्रिस्टल लैटिस कंसिडर करें, तो जब लाइट इसकी सरफेस पे फॉल करती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और ये एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, जब यही इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे, डी एक्साइटेशन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी इसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी ये रिलीज करेगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हम क्या देखेंगे कि हमें क्या फील होगा कि मेटल की जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा शाइनी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जब हम उन्हें कट करते हैं तो उनकी सरफेस शाइनी फील होती है। स्टूडेंट्स, इसकी हम फर्दर अगर एग्जांपल देखें तो शिकागो में एक स्कल्पचर है जिसे द बीम नाम दिया गया है। स्टूडेंट्स, ये स्कल्पचर जो है ये मिक्सचर ऑफ मेटल से बना हुआ है, सिल्वर स्टील जिसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि इसकी सरफेस कितनी ज्यादा शाइनी है। ठीक है, तो शाइनी सरफेस होने की क्या वजह है कि यहाँ पर भी जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और डी एक्साइटेशन के बाद जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें मेटल्स की सरफेस शाइनी महसूस होती है, जिसे हम मेटालिक लस्टर का नाम देते हैं। ये होगी बात मेटालिक लस्टर की। स्टूडेंट्स, इसके बाद फर्दर थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल होने का क्या मतलब है कि मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट शेप्स, कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट शेप्स, या यू कैन से कि मेटल्स कैन बी शेप्ड। आप मेटल्स को हर किस्म की शेप दे सकते हैं, रॉड लाइक है, शीट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी क्या वजह है, किस तरह से हम मेटल्स को डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्यों ब्रिटल नहीं होते, ये क्यों टूट नहीं जाते जब हम इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये मेटालिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखेंगे मेटल कैटाइंस के दरमियान क्या मौजूद हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो पूरे क्रिस्टल लैटिस में आप कह लें मूव कर रहे हैं। जब आप इसको स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करने से क्या होगा कि मेटल कैटाइंस जो हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि मेटल कैटाइंस की पोजीशन चेंज होगी तो ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये फ्री टू मूव है, इनकी मोशन फ्री है, थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस है। तो ये अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे जैसे मेटल कैटाइंस की पोजीशन चेंज हुई है, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेटालिक क्रिस्टल जो है वो ब्रेक नहीं करता, वो ब्रिटल नहीं होता और इस वजह से आप मेटल को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप आयनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो वहां पर हमने देखा था कि जब हम आयनिक क्रिस्टल्स को स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि पॉजिटिव और जो सेम चार्ज आयंस हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अब यहाँ पर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है जो कि खुद को एडजस्ट कर सकें और क्रिस्टल लैटिस को जो है वो ब्रेक होने से बचा सकें। तो क्या होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ गया, नेगेटिव नेगेटिव के सामने, रिपल्शन क्रिएट होती है जिसकी वजह से आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये होगी मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स। और डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, कि मेटल्स को आप स्ट्रेच करके वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि एक मेटल को अगर हम स्ट्रेच करें तो वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और ये वायर्स जो हैं फर्दर हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि आम जो बिजली की तार होती है उसको अगर आप रबर
रैपिंग खोल कर देखें तो अंदर आपको बहुत सारी कॉपर वायर्स मिलती हैं। तो कॉपर बेसिकली क्या है, मेटल है, और उस मेटल को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वायर्स की फॉर्म में, और ये फर्दर जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्रिस्टल्स। आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर मेटालिक सॉलिड्स एंड एक्सप्लेन द थ्योरीज अबाउट मेटालिक बॉन्ड, और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी को रेफरेंस रखते हुए आपने एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल्स और मेटालिक लस्टर, और इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने फर्दर एक्सप्लेन करनी है मैलेबिलिटी एंड डक्टाइल बिहेवियर ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस लेक्चर को फॉलो अप करें तो आपका वो क्वेश्चन जो है कम्प्लीटली कवर अप हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्रॉपरली मेटालिक सॉलिड्स की पहले डेफिनेशन दी है, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया है, थ्योरीज एक्सप्लेन की हैं, और लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक क्रिस्टल्स को डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।